शास्त्री जी, न्यूज प्लस आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। पूरे हरियाणा लेवल पे देखा जाए तो अकेले नारनौल शहर के अंदर इतने मोमेंट्स हैं जो शायद किसी शहर के अंदर उपलब्ध नहीं है। जनता आवाज़ उठा रही है कि हमारी जो स्मारकें हैं इनको बचाया जाए। उसके लिए आपका क्या कहना है सर? सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए विकास जी, पहले तो मैं आपका इस मोमेंट को आप लेके चल रहे हैं, मैं आपको इस काम के लिए बधाई भी देता हूं और ये अपनी मंजिल तक पहुंचे उसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। नारनौल शहर बहुत पुराना शहर है और पुराना शहर होने के कारण से इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अनेक राजघरानों ने यहाँ राज्य भी किया है। तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे जिसने भी जिस प्रकार का कार्यकाल अपने यहाँ छोड़ा, उनकी मोमेंट्स यहाँ रहे हैं। हरियाणा सरकार का पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र में काम करता है और इतिहास प्रसिद्ध और जो सांस्कृतिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उनके संरक्षण के लिए समय समय पर मूवमेंट्स हुई भी हैं। लोगों ने भी, सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रयास इसके ऊपर हुए हैं। हालांकि ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जिस गति से और जिस स्तर से इन सब का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए या एक विश्व पटल पर इनकी पहचान होनी चाहिए, उतना अभी नहीं हो पाया। लेकिन इतना हो पाया, उनको हम नकारेंगे तो उनके प्रति भी अपना एक अवहेलना होगी। जिन जिन लोगों ने जितना अपना प्रयास सामर्थ्य से समय लगाकर किया, उन पूर्ववर्ती, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो फिर अपने अपने स्तर पर व्यवसायिक दृष्टि से उसका संरक्षण संवर्धन किया है, उन सबको तो पहले बधाई देनी चाहिए। नहीं तो आज और आप ये चर्चा ही नहीं करे होते, क्योंकि ये सब चिन्ह मिट गए होते। तो समय समय पर इस पर काम हुआ है, उन सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। लेकिन आगे इस काम को और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए, ये इसकी आवश्यकता है और आपकी इस मूवमेंट को मैं समर्थन देता हूँ। जी शास्त्री जी, अभी रतन लाल जी जो अपने यहाँ से क्षेत्र से इतिहासकार हैं, जिन्होंने दावा किया है कि 50 वर्षों से वो अपने क्षेत्र का जो इतिहास है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो कार्य सरकारों को करना चाहिए था उससे हमारा क्षेत्र वंचित है। अब देखिए खलील सागर जो बहुत ही पौराणिक है, विशेष है और हमारे जल महल के बिल्कुल टच में है, जिसकी 15 फुट की दीवारें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक लगती है और बहुत ही ऐतिहासिक वहाँ पे चीज़ें हैं। उस पे कहीं भी खलील सरोवर या खलील सागर का बोर्ड तक नहीं है। कोई भी ऐसे स्थान है जहाँ पे अगर हम पुरातत्व विभाग की बात करें तो इतने वर्षों में क्या पुरातत्व विभाग ये नहीं देख पाया कि हमारे यहाँ पर मोमेंट्स कौन से हैं, उन पे एक चिन्हित करना, बोर्ड लगाना या जनता को उसके बारे में सूचित करना, ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं है। कुछ मुख्य चीज़ों को छोड़ करके कहीं पर भी गवर्नमेंट ने या पुरातत्व विभाग ने किसी चीज़ को चिन्हित नहीं किया हुआ, तो कहीं ना कहीं सर इसमें राजनीति का या पुरातत्व विभाग का या जनता का किसका दोष मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ और आप भी मानते हैं अपने इस बात में कि कुछ हुआ है। रतन लाल जी का, उनके इस प्रयास का धन्यवाद भी करता हूँ, उनकी प्रशंसा भी करता हूँ कि इस क्षेत्र में उन्होंने व्यापक काम किया है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे चिन्हित हैं जिनके बारे में अभी पिछले 10-5 साल से चिन्हित शुरुआत हुई है। बाहर के यात्री, चाहे विदेशी सैलानी हो या आसपास अपने क्षेत्र के विद्यार्थी हो, उनके स्कूल टूर प्रोग्राम्स होने लगे हैं, आने भी लगे हैं लोग उसमें। लेकिन कुछ स्थानों की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर बोर्ड नहीं है, उनको चिन्हित नहीं किया, तो इसमें मैं ज़्यादा गहराई में तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसमें दो संप्रदाय, दो गुट, दो व्यवस्थाएं, उसको लेकर कई बार ऐसा स्थिति होती है। तो उसको सरकार कुछ अंतिम निर्णय से पहले वहाँ बोर्ड लगाना या उसको अधिग्रहण करना ये उचित नहीं समझती, इसलिए उस पर इस प्रकार से प्रयास नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग और इतिहास के जानकार लोग इस प्रकार की कुछ चीजों को निकालेंगे आगे, तो सरकार तक पहुंचेगी, तो इस विषय में काम होगा। ऐसा नहीं है कि इसके प्रति कोई नकारा है। सुनने में आया है कि पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर जितने बुद्धिजीवी व्यक्तियों का सम्मान हुआ है उसमें मैक्सिमम आपके क्षेत्र नारनौल के व्यक्तित्व है। तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ की जो विरासतें हैं, यहाँ के व्यापार मंडल और यहाँ का अगर हम पूरा क्षेत्र का अगर एक सर्वे करते हैं या एक रिसर्च करते हैं तो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। इतना समृद्ध होते हुए भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी पिछड़ेपन का दंश
आप कैसे झेल पाते हैं जो आपके जिले को पिछड़ा जिला कहा जाता है? देखिए, ये पिछले 5 साल 6 साल पहले तो कह सकते थे, और ईश्वरीय देन की जो प्रतिभाएं हैं उनकी यहाँ कोई कमी नहीं रही है। पुरातत्व के क्षेत्र में उत्तर भारत में पांडुलिपि और पुराने सिक्कों की पहचान यदि कोई करता है तो इसी जिले के भगडाना गांव में पैदा हुए विरजानंद दैवकर्णी गुरुकुल झज्जर के बहुत बड़े संग्रहालय को संभालते हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक पुस्तक जो कुतुब मीनार भवन का नाम है उसको आदित्य मंदिरम ऐसा करके ये रहा है, और वो ज्योतिष की वेदशाला है ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। इसी प्रकार ताजमहल पर उनकी बहुत शोधात्मक एक ग्रंथ आया है। तो ये जमजात जो प्रतिभाएं थी उन्होंने अपने अपने प्रयास से किया है। और जो एक भौतिक विकास की बात हम करते हैं तो पिछले 5 साल में इस इलाके में विकास ने एक उछाल ली है, उड़ान ली है। चाहे फिर वो सड़क निर्माण से हो, चाहे वो गांव की गलियों से हो, चाहे फिर किसान के लिए पानी की व्यवस्था हो, फिर चाहे चिकित्सा व्यवस्था में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, फिर चाहे व्यापारिक दृष्टि से एक हब के निर्माण की आवश्यकता हो, चाहे फिर एजुकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो। ये सारे इतने कदम हैं कि इस इलाके के पिछड़ापन को दूर कर दिया है। सरकार की नज़रों में जो इस क्षेत्र का पिछले 10-15 साल से, उससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी केंद्रीय विद्यालय का, विश्वविद्यालय का जो स्थापना की, हालांकि विकास इन 4 साल में 5 साल में ही हुआ। उसका भवन निर्माण का है, कोर्सेज का है, अपॉइंटमेंट्स का है, वो बहुत बड़ा काम पिछले 5 साल में हुआ है। लेकिन फिर भी आज यदि हम महेंद्रगढ़ जिले को बैलेंसिंग आधार पर देखेंगे तो नांगल चौधरी से लेकर और आकोदा तक, और इधर सुजापुर चंदपुरा है वहां से लेके और गोदबुलावा तक, ये चारों तरफ के एरिया में कहीं आपको अनबैलेंस दिखाई नहीं देगा। बहुत समान विकास और बेहतरीन अवसर इस इलाके के लिए सरकार दे रही है, और मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना भी करता हूं। लेकिन जो विषय आपने लिया है, इस विषय के लिए पिछले दिनों केंद्र में जो महेश शर्मा सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनसे नारनौल का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और मैं भी उसका हिस्सा था, और ढोसी विकास के लिए उनसे आग्रह किया था कि ढोसी का विकास उसी तर्ज पर हो जो देश के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षेत्रों का विकास होता है। हालांकि महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ का उस क्रम में एक विकास आगे बढ़ा है, उसको भी हम सबको गिनना चाहिए। और ढोसी के का जो वैश्विक स्थान है, वहाँ के बने चमनप्रास को तो दुनिया सब जानती है, लेकिन चमन ऋषि का तपस्थल कहाँ है इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और उसी के लिए मैं आपके इस चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, और प्रयास करेंगे कि इसका जैसा वैश्विक चमनप्रास की पहचान है, ढोसी की भी और नारनौल की भी पहचान बने, उसके लिए हम भरसक प्रयास में हैं। पिछले सत्र में माधोगढ़ हुआ, इस सत्र में मुझे लगता है ढोसी को हम उस मुकाम तक लेकर जाने का हमारा एक संकल्प और एक प्रयास है, जो ईश्वर चाहेगा तो अवश्य पूरा होगा। अभी रतनलाल जी ने कहा कि हमारे जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इतिहास लेखन के अंदर हमारा जो इतिहास है उसको पूर्ण रूप से उन्होंने सबके सामने नहीं रखा है। सड़कों पे एक मार्क लगाना कि आप किस नियम पे चलोगे, कैसे करोगे, पूरी जानकारी देते हैं। तो क्या पुरातत्व विभाग किसी भी स्थान के बारे में जिनको उन्होंने चिन्हित कर लिया है उसकी पूरी जानकारी वहाँ पर लगाना, जनता को बताना, या जो भी उनका विभाग का जो नियम है, क्या वो उस गाइडेंस को पूरा का पूरा आप मानते हैं कि वो पूरा कर रहे हैं, उस चीज़ को निभा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लंबा प्रश्न है इसलिए पार्ट्स में इसका जवाब मैं दूं। इस इलाके के गौरवमयी इतिहास को स्थान नहीं मिला, ये मैं भी मानता हूं और दुनिया भी मानती है। मैं पिछले दिनों यदि लॉकडाउन का मेरा फेसबुक आप देखेंगे तो मैंने 4 एपिसोड इस विषय पर किए थे। इस इलाके के संत और साधुगण, इस इलाके के तीर्थ स्थान, ऐसा करके रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के 2 जिलों के ही इन विषयों पर बारीकी से मैंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, खोज की, बहुत लोगों से चर्चा करके मैंने वो 4 एपिसोड इस पर किए थे। तो उसमें ऐसे स्थान बहुत हैं जो उस गांव के कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन इतिहास प्रसिद्ध है। महाभारत काल से लेके आज तक बहुत ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनको महाभारत में भी वर्णित है, लेकिन इलाके के लोगों की जानकारी नहीं है। इसके लिए यहाँ का लेखक दोषी है। लेखक यहाँ का स्थानीय भी हो सकता है, लेखक किस इलाके पर काम करने वाला भी हो सकता है। मैंने लॉकडाउन के दौरान स्वामी ओमानंद जी द्वारा लिखित हरियाणा का
आंदोलन का इतिहास जो है उसको मैंने पढ़ा, और जब वो सारे हरियाणा की स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करते करते नसीबपुर आते हैं तो उन्होंने भी 5 लाइनों में इसको पूरा कर दिया। और वो कहते हैं बड़े दुख से कि नसीबपुर में इतना बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध का वर्णन या उस युद्ध का स्मारक आज तक उस इलाके के लोग नहीं बना पाए, उसके प्रति उनका अभी तक भी कोई बहुत ज्यादा आग्रह नहीं है। क्यों नहीं है मैं नहीं समझ पाया, और ऐसा कहकर वो उस अध्याय को समाप्त कर देते। मैं कहना चाहूंगा नसीबपुर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज्यादा अंतर का नहीं। युद्ध के मानकों पर यदि आप विचार करेंगे तो ये दोनों युद्ध समानांतर है, समान परिस्थितियों और समान समय पर हुआ। जितना शहादत हल्दी घाटी में हुई उतनी शहादत एक दिन में नसीबपुर में भी हुई। लेकिन लेखक के अभाव में, इतिहासकारों की उपेक्षा के कारण से हल्दी घाटी को तो वैश्विक स्थान मिल गया, लेकिन नसीबपुर के युद्ध को वैश्विक नहीं राज्य स्तर का भी सम्मान नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि इतिहासकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको उपेक्षा रखा। लेकिन उससे ज्यादा मैं तात्कालिक लेखकों का, इसको भारतीय लेखक जो इस इलाके के लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उनको दोषी मानता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी लेखनी क्यों नहीं चलाई। ये एक बड़ा विचारणीय विषय है और इस विषय को मैं अनेक स्थानों पर उठा भी रहा हूं और हम इसको वही गौरवमय स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। जी शास्त्री जी, अभी लेखकों को और लेखनीकारों को आप दोषी बता करके पुरातत्व विभाग को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य पूर्ण तरीके से नहीं निभाए हैं? जैसे मैंने कहा कि ये प्रश्न आपका लंबा था, पार्ट्स में आप दोबारा प्रश्न कर दिया, लेकिन मैं इस स्थान पर आता हूँ कि पुरातत्व विभाग की जो दायित्व है उसमें यहाँ 2-3-4 लोग हैं जिन्होंने जल महल को और बाकी ये जो अपने यहाँ जो पुराने स्मारक हैं उनके ऊपर काम किया है। लेकिन अभी जो शेष है उस पर हम इस और ध्यान देंगे। और इस क्षेत्र में जो अभी अनूप सिंह जी धानक इस डिपार्टमेंट को देखते हैं तो काफ़ी दिन से मैं उनसे मिलने के प्रयास में भी हूँ, और निश्चित रूप से आपकी मूवमेंट को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि क्योंकि आप इसको कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बारे में पहले से चिंतित हूँ कि नारनौल और इस पूरे इलाके को बखूबी हम सबको इसकी प्राचीन महत्ता को और इतिहास के साक्ष्यों को रखने वाली जो इमारतें हैं या स्थान है जिस भी रूप में है उनका संरक्षण करके और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए हमें कुछ सामग्री उपलब्ध रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। शास्त्री जी, कानून सबको समान अधिकार देता है और जनता को भी अधिकार प्राप्त है कि उनको उनकी संपत्ति और विरासतों के बारे में पूरा ज्ञान भी होना चाहिए और उनको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि मैं आपसे भी प्रश्न करता हूँ कि यहाँ पे महर्षि चौन जी का आश्रम रहा है और इसके अलावा 4 और यहाँ पे महर्षि हुए हैं जिनके स्थान या फिर उनकी जो लोकेशंस हैं, क्या आप या कोई जनता के कोई भी नुमाइंदे या आम जनता को क्या पुरातत्व विभाग ने आज तक जानकारी दी है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि 4 ऋषि मुनि कौन है और उनका स्थान कहाँ पे है? देखिए, ऋषि परंपरा का एक जो ढोसी इस तीर्थ स्थान को संभालने वाली संस्था भार्गव परिवार के जो लोग इसको अपना स्थान मानते हैं और वो चमन ऋषि को अपना पूर्वज मानते हैं, ऐसी संस्था एक काम करती है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम भी किया है। और वो तो यहाँ तक भी मानते हैं कि इस स्थान से लेकर लगभग 500 किलोमीटर के जो सराउंडिंग एरिया है और हिंदू संस्कृति का उद्गम स्थान यही है। और उस स्थान के ऊपर उनकी काफ़ी रिसर्च भी हुई है, उनके पेपर पब्लिश हुए हैं और वो अनेक तथ्यों से ढोसी पर्वत की और बाकी अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं की जो अंतर है उसको भी वो बखूबी बताते हैं। और जिस प्रकार का यहाँ की मिट्टी है और कृषि के लिए उपयोगी जो स्थान थे, नदियों का बहाव था, उन सब से उन्होंने परिचय करवाने का, उस पर खोज करने का प्रयास किया है। बहुत सी चीज़ें कुछ ध्यान में आ गई हैं और कुछ इतिहास के विद्यार्थी इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जो अभी पेपर पर नहीं है, स्मृतियां धरातल पर हैं, उन स्मृतियों को पेपर तक लाकर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और मैं समझता हूं कि आज तो हमारे पास एक ऐसा वैश्विक मंच है सोशल मीडिया का जिस पर डालकर इसको अमर भी किया जा सकता है, उस पर काम हो रहा है। जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या जनता को या किसी को भी इस बारे में सिर्फ एक ढोसी पर्वत के अलावा क्या जानकारी है?
आप पुरातत्व विभाग को मैं देख रहा हूँ कि आप बचा रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियों में आप कमी नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोषपूर्ण हैं? नहीं, मैं पिछले दिनों पुरातत्व विभाग के महानिदेशक से भी मैं मिला था। हालांकि उसका विषय बिल्कुल झज्जर था। वहाँ एक बहुत बड़ा संग्रहालय है और उस संग्रहालय के रखरखाव के लिए जो आवश्यकता सरकार की ओर से थी उस पर उनसे मिला था। लेकिन उनसे बातचीत करने पर आधा घंटा लगभग मैंने उनसे बातचीत की। उनकी अपने डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी बहुत स्पष्ट नीति है और बड़ा स्पष्ट उनका विजन है इस क्षेत्र में क्या क्या करना है। तो निश्चित रूप से आपकी बात जब मैं मिलूंगा उनको यहाँ आकर इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष देखने के अवसर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा और उस समय ये सारी टीम और आप जैसा जैसा कहेंगे उसके ऊपर वो काम करने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत विवेकशील ऑफिसर हैं जो अपने कार्यकाल में इन सब चीज़ों को सिरे पर चढ़ाएंगे। जी शास्त्री जी, अपने यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, इतिहासकार सभी एक सुर के अंदर एक ही आवाज़ कह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही स्वर्णिम है और इतना स्वर्णिम है कि अगर इसको अच्छे तरीके से रख रखाव किया जाए और इसको वास्तविक स्वरूप में लाया जाए तो अकेले जहाँ पे जो ताजमहल सरकार को जो रेवेन्यू दे रहा है करोड़ों के अंदर, एक अकेला नारनौल शहर अपने यहाँ पे रोजगार और रेवेन्यू सरकार को इतना दे सकता है जितना एक ताजमहल के बराबर। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत? मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ और पहले से मैंने जैसा कहा कि ढोसी के और नारनौल के विकास को लेकर सांस्कृतिक मंत्रालय जब महेश शर्मा जी के पास था तो यहाँ का एक डेलीगेशन गया था और इन सब चीज़ों को लेकर ही उनके ध्यान में भी है। हम सब इस बारे में सोचते भी हैं कि यहाँ केवल रोजगार के अवसर होंगे, ये भी तो है ही है, लेकिन रोजगार के साथ एक सांस्कृतिक रूप से हम विश्व के बाकी लोगों से, बाकी कोनों से भी हम जुड़ सकेंगे, ऐसा हमारे ध्यान में है और हमने प्रयास किया है। लेकिन पिछले बजट में जो सरकार का बजट था उसमें माधवगढ़ के किले को प्रारंभिक उन्होंने कार्य उस पर किया और इस पर की सरकार का विजन ढोसी रहेगा, नारनौल उसका केंद्र रहेगा, यह हम मानकर चलते हैं। न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मैं आज के इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही सामाजिक सरोकारों के विषय को उठाते रहेंगे और हमारा अपना आप मार्गदर्शन और आग्रह करते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।